यस, रिकॉर्डिंग स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम इंग्लिश लिटरेचर का जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज फेरी क्वीन। हमने कैंटरबरी टेल्स को अच्छी तरह देखा। अब फेरी क्वीन पर और एडमंड स्पेंसर पर हम एनालिसिस करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और लीजिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, सिलेबस में आपके फर्स्ट बुक ही है इत्तेफाक से, तो टोटल मेरा ख्याल है स्क्रीन पे नजर आ रही होगी आपको, बताइएगा। द फर्स्ट बुक ऑफ द फेरी क्वीन। अब एक चीज पर नोट कीजिएगा, सबसे पहले नोटिस कीजिएगा स्पेलिंग्स पर। बड़े मजेदार स्पेलिंग्स हैं ये, क्योंकि ये उस दौर की इंग्लिश है जब इंग्लिश खुद इवोल्यूशन से गुजर रही थी। और ये हाल था इंग्लिश का। और क्वीन में यू की जगह वी देख रहे हैं आप। बेसिकली ये यू ही था, बाद में यू की शक्ल वी जैसी हो गई और वी की शक्ल यू जैसी हो गई, इनके अमाल की वजह से, ठीक है ना। तो यू जो था पहले वी ही लिखा जाता था, और इसको यू पढ़ते थे। इसीलिए मैंने आपको याद करें, मैंने बताया था कि डब्ल्यू यू में हम लिखते तो डबल वी हैं, पढ़ते डबल यू हैं, क्योंकि ये शुरू में उस जमाने में 14-15 सेंचुरी में ही इस लेटर का नाम डब्ल्यू यू रखा गया। और उस वक्त लिखा जाता था यू इस तरह से जैसे क्वीन में लिखा हुआ। बात समझ में आई? क्या हुआ, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा कोई? अरे भाई, मेरी आवाज आ रही है? क्या हुआ, सब गायब क्यों हो गए? हाँ तो रिस्पॉन्ड करो ना यार। वेरी गुड। अब देखिए, Edmund Spencer wanted to write 12 books. His intention was to write 12 books on this. But life didn't allow him, and he died before completing the sixth book. So even six books are not complete. तो आइए जरा इसके ऊपर एक तबसरा पढ़ते हैं कंप्लीटली। ये देखिएगा, ये नोट्स हैं, मैं सेंड कर दूंगा आपको, जो आपके काम आएंगे। कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं आप बीच में, चैट मैंने ओपन की हुई है। एडमंड स्पेंसर was born in 1552, 16th सेंचुरी में पैदा हुआ, 16वीं सदी में, 1552, हाफ मिड ऑफ द 16th सेंचुरी, लंदन में, इंग्लैंड में। अब स्क्रीन नजर आ रही होगी आपको। जो मैं डिस्कस कर रहा था वो ये था, क्वीन की स्पेलिंग देखें। यू कैसे लिखा है? यही यू होता था उस जमाने में, जिसको डबल करते थे तो डबल यू कहलाता था। आज तक डबल यू में हम डबल वी लिखते हैं, तो पहले वी ही यू था। समझ में आई बात? और दिखाता हूँ आपको, देखिए। ज्यादातर जगहों पर आपको वही स्पेलिंग मिलेगी। 1 2 3 4 5 6, सेवेंथ लाइन में, सिक्स लाइन में देखिएगा, whose praises having। अब हैविंग में वी की जगह क्या लिखा हुआ है? हैविंग में स्पेलिंग देखिएगा, तो यहाँ तो वी होना चाहिए था, पहले वी यही होता था। और यू ये होता था जो क्वीन में नजर आ रहा है आपको, उल्टा होता था। हाँ जी, समझ में आई बात? जवाब दीजिएगा।
नो रिस्पॉन्स। सर। वालेकुम सलाम। हाँ अभी क्लास चल रही है मेरी, 11:30 बजे ऑफ होगी, तो मैं निकल पड़ूंगा। ठीक है ना। मुझे, हाँ मुझे एक काम करें कि लोकेशन भेज दें, मैं पहुंच जाऊंगा। ठीक है ना। हाँ आपको लेना है या आप वहीं मिलेंगे? चलें ठीक ठीक, मुझे लोकेशन सेंड कर दीजिए। ओ अल्लाह अल्लाह। अच्छा जी सॉरी, इंपॉर्टेंट मीटिंग थी तो उसके सिलसिले में फोन था। आ, चलें स्टार्ट करते हैं। तो एडमंड स्पेंसर was born around 1552 in London, England. We know little, very little about his family. अच्छा हमारे लिए जरूरी भी नहीं है उसकी फैमिली के बारे में जानना। किसी पोइट की फैमिली के बारे में जानना ऐसा ही है जैसे बिल्कुल यूजलेस। कभी कभी जरूरत पड़ती है, वरना आमतौर पर लिटरेचर में भाई देखो ना, डेट ऑफ बर्थ से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिवाय इसके कि हमें पता चल जाता है कि वो किस एज का पोइट है। और फैमिली से सिर्फ ये पता चल जाता है कि उसके हालात जिंदगी क्या है बस। वरना एक्चुअली शेक्सपियर इसलिए शेक्सपियर नहीं है कि वो 1564 में पैदा हो गया। 1564 में दुनिया में और भी लोग पैदा हुए, वो सब शेक्सपियर नहीं बने। ठीक है ना। शेक्सपियर की पैदाइश होती है 1590 में, जब वो पहला लिटरेरी वर्क मंजर आम पे लाना शुरू करता है, तो वो शेक्सपियर के तौर पर पैदा होता है सही मानों में। सही कह रहा हूँ भाई मैं। तो एक शायर या एक अदीब उसी वक्त पैदा होता है जब उसका लिटरेरी वर्क मार्केट में आता है। ठीक। We know very little about his family, but he received a quality education and graduated with a master's from Cambridge in 1576. This is important thing. He was a literate person, graduated from Cambridge University. ये important बात। He began writing poetry for publication at this time and was employed as a secretary first to the Bishop of Kent and then to nobles in क्वीन एलिजाबेथ कोर्ट। ये बात इंपॉर्टेंट है। उसने रोमन कैथोलिक चर्च में कैंटरबरी में बिशप ऑफ कैंट, बिशप ऑफ कैंट जो कैंटरबरी चर्च का बिशप था, उसके सेक्रेटरी के तौर पर काम किया। तो रोमन कैथोलिक चर्च को बहुत करीब से देखा। ये बात उस फेरी क्वीन को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। और फिर नॉबल्स को देखा, लॉर्ड्स और ड्यूक्स वगैरह को देखा क्वीन एलिजाबेथ के दरबार में, उनके साथ भी सेक्रेटरी के तौर पर काम किया उसने। ही वाज अ ब्यूरोक्रेट। His first major work, The Shepherd's Calendar, was published in 1579 and met with critical success. Within a year, he was at work on his greatest and longest work, The Fairy Queen. Fairy Queen is the poem occupied him for most of his life. जिंदगी का एक तवील हिस्सा उसने इस नज्म पर वक्फ किया, क्योंकि ये बहुत तवील है। Though he published other poems in the interim, इस दौरान उसने दूसरी poems भी publish की। काइंडली बता दें आज कौन सा पीरियड से स्टार्ट किया है। बेटा अभी हम एलिजाबेथन पीरियड में है, हम एलिजाबेथन पीरियड से बाहर नहीं निकले अभी। एलिजाबेथन पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम 1558, एग्जैक्टली 1558 क्वीन एलिजाबेथ became the monarch and she died in 1603. That is the end of the Elizabethan period. ठीक है भाई। और एलिजाबेथन पीरियड में हमें एडमंड स्पेंसर मिलता है, क्रिस्टोफर मॉर्लो मिलता है और विलियम शेक्सपियर मिलता है। तो हम एडमंड स्पेंसर से बात शुरू कर रहे हैं। ठीक है। The first three books of the Fairy Queen were published in 1590 and then republished with books 4 through 6
in 1596. By this time Spencer was already in his second marriage. दूसरी शादी कर ली थी उसने आयरलैंड में, which took place in Ireland, where he often traveled. Still at work on his voluminous poem. Voluminous poem का मतलब बहुत बड़ी poem है ना, उसका वॉल्यूम बहुत बड़ा है. 12 वॉल्यूम्स लिखने थे उसे, 6 लिखकर मर गया वो. ठीक है. He died on January 13, 1599. ठीक है. In a letter to Sir John Walter Raleigh. Sir John Walter Raleigh कौन है? ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन थे, क्वीन एलिजाबेथ के बहुत करीब रहे. और सर वॉल्टर रीले जो थे, इनकी एक वॉक बड़ी मशहूर है. मैंने कहा था एलिजाबेथन पीरियड जो है वो साजिशों का दौरा था. हर नोबलमैन दूसरे नोबलमैन के अगेंस्ट साजिशें करता था. बहुत ज्यादा साजिशें थी नोबलमैन के दरमियान, लॉर्ड्स और ड्यूक्स वगैरह के दरमियान. जेलिसी बहुत ज्यादा होती थी. सगा भाई भाई के खिलाफ साजिश करता था सिर्फ लॉर्डशिप की खातिर. ये वो दौर था. बहुत से लॉर्ड्स के खिलाफ इल्जामात लगे, उनके सर कलम कराए गए. बाद में पता चला कि वो बेकसूर थे, झूठे इल्जामात थे. सर वॉल्टर रीले के साथ भी ऐसा ही हुआ. पार्लियामेंट में उन्हें जलील किया गया, उन पर इल्जामात लगाए गए, उनकी बहुत ज़्यादा कंटेम्प्ट हुई. और उन्हें लंदन ब्रिज में एक टावर है, उस टावर में एक फ्लोर पर एक कमरा है. उस कमरे में आज भी एक बड़ी सी हॉलनाक कुर्सी रखी है और एक हेक्स यानी कुल्हाड़ा रखा है, बहुत बड़ा सा खतरनाक किस्म का. इस कुर्सी पर बैठाकर उस कुल्हाड़े से सर कलम किया जाता था क्वीन के हुक्म से. कमरे के बाहर एक लिस्ट लगी है जिसमें 78 लॉर्ड्स का नाम लिखे हैं जिनके यहाँ सर कलम हुए लॉर्ड्स के. तो जाहिर है उस जमाने में इसीलिए फेटलिज्म फैल रहा था कि लॉर्ड्स जो हैं वो इस डर से कि कहीं हम पर झूठे इल्जाम ना लग जाए, हमारा सर कलम ना हो जाए, लॉर्डशिप छोड़ छोड़कर फेटलिस्ट होते जा रहे थे, तकदीर परस्त होते जा रहे थे. मैं डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस क्लासेस में. तो सर वॉल्टर रीले को उस कमरे में कैद कर दिया गया. सर वॉल्टर रीले उस कमरे में कम रहते थे और उसकी बैल्कनी में टहला करते थे. ज्यादा वक्त वो टहल टहल कर गुजारते थे. बहरहाल फिर बाद में जब किंग जेम्स आया तो उसने उनको रिहा किया और उनको बाइज्जत बरी किया. लेकिन आज तक उस बैल्कनी में वॉक करना दुनिया के बड़े बड़े डिप्लोमेट्स और सियासतदानों के लिए बड़े फख्र की बात होती है. दुनिया में चंद लोग हैं जिनको ये एजाज नसीब हुआ है कि वो सर वॉल्टर रीले वॉक करें. इस वॉक का नाम रखा गया है सर वॉल्टर रीले वॉक. पाकिस्तान से सिर्फ बेनजीर भुट्टो को ये एजाज हासिल है कि उन्होंने सर वॉल्टर रीले वॉक की है एक बार. ठीक है. इंडिया में आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को ये नसीब नहीं हुआ. मतलब एक बड़ी वो होती है, एजाज होता है दुनिया के लिए. इंडिया को ये एजाज नसीब नहीं हुआ आज तक. ठीक है ना. दुनिया में ये देखा जाता है कि कौन एक वर्ल्ड माइंडेड पॉलिटिशियन है, वर्ल्ड माइंडेड डिप्लोमेट है, तो फिर ये एजाज दिया जाता है सर वॉल्टर रीले वॉक. तो उन्हीं सर वॉल्टर रीले की बात हो रही है. तो उनको एडमंड स्पेंसर ने खत लिखा. ही एक्सप्लेन्ड द पर्पस एंड स्ट्रक्चर ऑफ द पोम. अच्छा, पर्पस क्या था उसके लिखने का, उसने एक्सप्लेन किया. ये जरूरी था क्योंकि बहुत खतरनाक मकसद था उसके लिखने का. ठीक है ना. खतरनाक इन मानों में कि उस वक्त का हॉटेस्ट टॉपिक था. ठीक है. और दूसरी बात ये कि स्ट्रक्चर, क्योंकि एडमंड स्पेंसर के जो स्टेंजास हैं उनका स्ट्रक्चर आम पोम से जरा डिफरेंट है. उसने एक्सप्लेन किया ना सर वॉल्टर रीले को. क्या बताया? इट इज एन एलेगोरी.
जिसे एलेगोरी भी कहते हैं लोग। एलेगोरी क्या चीज है? इसे उर्दू में कहते हैं तमसील। तमसील, अब नाम से जाहिर है तमसील लफ्ज बना है मिसल से, मिसाल से। तो इसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, वो सिंबॉलिक होते हैं, अलामती कैरेक्टर होते हैं। अ स्टोरी हुज कैरेक्टर्स एंड इवेंट्स नियरली ऑल हैव अ स्पेसिफिक सिंबॉलिक मीनिंग। ठीक है ना? जो कैरेक्टर्स होते हैं और जो इवेंट्स होते हैं, वाकयात होते हैं, वो भी सिंबॉलिक होते हैं। द पोएम सेटिंग इज अ मिथिकल। सेटिंग क्या है? जब हम किसी पोम की या किसी नॉवल की या किसी प्ले की सेटिंग की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है टाइम एंड प्लेस। तो टाइम एंड प्लेस कहाँ सेट किया गया है? फेरी लैंड में। अच्छा, फेरी लैंड इज ऑब्वियसली एक तरह का सुपर नेचुरल फिनोमेना है। तो मिथिकल इसीलिए कहा गया। मिथ, मिथ किसे कहते हैं? जो मावरा अकल, जो दास्तानें होती हैं उनको कहते हैं। तो मिथिकल सेटिंग है इसकी, फेरी लैंड। रूल्ड बाय द फेरी क्वीन, उस पर हुकूमत है फेरी क्वीन की। फेरी कहते हैं परी को। ठीक है ना? अच्छा, स्पेंसर सेट्स फॉर इन द लेटर दैट दिस क्वीन रिप्रेजेंट्स हिज ओन मोनार्क क्वीन एलिजाबेथ। उसने ये भी वाजे कर दिया कि जो फेरी क्वीन है बेसिकली क्वीन एलिजाबेथ है। अच्छा, थोड़ा मक्खन पॉलिश भी करना होता है ना। तो चूंकि वो कोर्ट में नोबल्स का सेक्रेटरी भी था, तो उसने क्वीन एलिजाबेथ को खुश करने के लिए इस पूरी स्टोरी में, इस पूरे एपिक में, दिस इज एन एपिक, एपिक इज अ लॉन्ग नैरेटिव पोम, ये लॉन्ग नैरेटिव पोम है। इसमें जो मेन कैरेक्टर रखा है वो फेरी क्वीन का है। और फेरी क्वीन सिंबॉलिकली कौन है? क्वीन एलिजाबेथ। ठीक है? स्पेंसर इंटेंडेड टू राइट 12 बुक्स, आगे ना देखो बात, ऑफ द फेरी क्वीन, ऑल इन द क्लासिकल एपिक स्टाइल। उसकी ख्वाहिश तो ये थी कि वो, इरादा तो ये था कि वो 12 बुक्स लिखेगा और सबकी सब क्लासिकल, यानी जो ग्रीक माइथोलॉजिकल स्टाइल है, एपिक स्टाइल में लिखेगा। एपिक कहते हैं लॉन्ग नैरेटिव फॉर्म। स्पेंसर नोट्स दैट हिज स्ट्रक्चर फॉलोज दोस ऑफ होमर एंड वर्जिल। अब स्पेंसर ने ये भी ख्याल रखा है इसमें कि उसका जो स्ट्रक्चर है पोइट्री का, वो होमर और वर्जिल से मैच करता हो। होमर ग्रीक पोएट, फिलोसोफर पोएट, वर्जिल रोमन फिलोसोफर पोएट। और उस दौर में, क्लासिकल एज के इस इब्तदाई दौर में, जिसे एलिजाबेथन पीरियड कहते हैं, क्लासिक्स की बड़ी अहमियत थी, यानी ग्रीक एंड रोमन माइथोलॉजी की, रोमन और ग्रीक एंटिकिटी की। तो जाहिर है उसने वही स्टाइल अपनाया जो होमर का या वर्जिल का था। ईच बुक कंसर्न्स द स्टोरी ऑफ अ नाइट। हर बुक में कहानी है एक नाइट की। नाइट का कैरेक्टर क्या होता है हम कैंटरबरी टेल्स में डिटेल में पढ़कर आए हैं। ठीक है? तो एक शिवलरस कैरेक्टर है नाइट, जो आम जिंदगी में भी जंगजू होता है और जंग लड़ना और चैलेंजिंग टास्क एकम्प्लिश करना उसकी ख्वाहिश होती है। नाइट का कैरेक्टर जो है इसमें हीरो है, रिप्रेजेंटिंग अ पर्टिकुलर क्रिश्चियन वर्च्यू, as he or she would convey at the court of the fairy queen। क्रिश्चियन वर्च्यू यानी जो सही मानों में ईसाइयत का जामा पहना हुआ है, उसको उसकी अक्कासी कर रहा। Because only half of the poem was ever finished, the unifying scene at the queen's court never occurs। अच्छा, कहते हैं कि नाइट का जो रेड क्रॉस नाइट है, उसकी जो असल हीरोइन है वो क्वीन, फेरी क्वीन है। लेकिन फेरी क्वीन उसको ये टास्क देती है, मुख्तलिफ टास्क देती है, और ये टास्क कंप्लीट करने के लिए वो निकल जाता है। और जब कंप्लीट करके लौटता है तो उसकी शादी होनी थी फेरी क्वीन से, मगर वहां तक बात पहुंची ही नहीं। अभी 6 वॉल्यूम लिखे थे कि वो मर गया। कौन? एडमंड स्पेंसर। तो वो यूनिफिकेशन नहीं हो पाई। ठीक है ना? जबकि यूनिफिकेशन करना उसका मकसद था। और क्यों था मैं बताता हूँ। इंस्टेड
We left with 6 books telling an incomplete story. Of these, the first and third books are most often read and critically acclaimed. अब देखिएगा, फर्स्ट एंड थर्ड बुक ज्यादा पढ़ी जाती हैं. Though it takes place in a mythical land, the Fairy Queen was intended to relate the Spencer's England. अब इन स्पेंसर के दौर का इंग्लैंड जो है उससे रिलेट करता है. अब स्पेंसर के दौर का इंग्लैंड क्या था? रोमन कैथोलिक्स को मुंह की खानी पड़ रही थी. रोमन कैथोलिक चर्च करप्ट थे और उनकी करप्शन के खिलाफ एहतजाजन प्रोटेस्टेंट्स वजूद में आ गए थे. और जो प्रोटेस्टेंट्स थे वो क्रिश्चियनिटी को मॉडिफाई कर रहे थे, मॉडरेट कर रहे थे, बल्कि चर्च ऑफ रोम के अगेंस्ट थे वो सब. चर्च ऑफ इंग्लैंड बना लिया गया था, चर्च ऑफ इंग्लैंड को फॉलो करने लगे थे. क्रिश्चियनिटी मॉडरेट हो चुकी थी, मॉडिफाई हो चुकी थी, मॉडर्नाइज हो चुकी थी, यूं कहना चाहिए. तो उस दौर का जो इंग्लैंड है उससे रिलेट करती है. मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन द एरिया ऑफ रिलीजन, खास तौर से रिलीजन के मामले में स्पेंसर लिव्ड इन पोस्ट रिफॉर्मेशन इंग्लैंड. पोस्ट रिफॉर्मेशन यानी रिफॉर्मेशन के बाद का पीरियड है. अच्छा सॉरी, ये इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ था. रिज्यूम करते हैं हम क्लास को. शेयर कर रहा हूँ अगेन डॉक्यूमेंट. हाँ जी, नजर आ रहा है सबको? इंटरनेट कभी कभी झटके देता है. हाँ जी, आ गए हम वापस. चलें, तो कहाँ थे? हाँ, देयर वर स्टिल मैनी कैथोलिक्स लिविंग इन इंग्लैंड. बहुत से रोमन कैथोलिक क्रिश्चियंस जो थे वो इंग्लैंड छोड़ छोड़ के जा चुके थे रोम वापस, मगर कुछ बाकी थे. which had recently replaced Roman Catholicism with Protestantism. इंग्लैंड हाल ही में रिप्लेस हुआ था रोमन कैथोलिसिज्म से प्रोटेस्टेंटिज्म में कन्वर्ट हुआ था. और प्रोटेस्टेंटिज्म में भी एंग्लिकनिज्म, एंग्लिकन्स जो होते हैं कि बहुत ही नेशनलिस्ट होते हैं रिलीजन के मामले में भी. तो एज द नेशनल रिलीजन ये इंग्लैंड का एक नेशनल रिलीजन बन गया. ठीक. देयर स्टिल मैनी. अच्छा, कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं आप बीच बीच में. चैट ओपन कर रखी है मैंने. देयर वर स्टिल मैनी कैथोलिक्स लिविंग इन इंग्लैंड एंड दस रिलीजियस प्रोटेस्ट वाज अ पार्ट ऑफ स्पेंसर्स लाइफ. रिलीजियस प्रोटेस्ट जो था वो क्या था? कैथोलिसिज्म के खिलाफ. वो स्पेंसर की जिंदगी का हिस्सा बन गया. अ डिवाउट प्रोटेस्टेंट. ही वाज अ डिवाउट प्रोटेस्टेंट and devotee of the Protestant Queen Elizabeth. Queen Elizabeth was also Protestant. तो उसने प्रोटेस्टेंटिज्म को बहुत ज्यादा सपोर्ट भी किया. स्पेंसर भी प्रोटेस्टेंट था. स्पेंसर was particularly offended by the anti-Elizabethan propaganda. जब एलिजाबेथ के खिलाफ, क्वीन एलिजाबेथ के खिलाफ प्रोपेगेंडा होगा तो उस प्रोपेगेंडा में एडमंड स्पेंसर को भी शिकार बनाया जाता. और वो काफी शिकार रहा इस प्रोपेगेंडा का, जो एंटी एलिजाबेथन प्रोपेगेंडा था. एंड दैट सम कैथोलिक्स सर्कुलेटेड. जो कुछ कैथोलिक रह गए थे वही इस प्रोपेगेंडा को फैलाते थे. लाइक मोस्ट प्रोटेस्टेंट्स नियर द टाइम ऑफ द रिफॉर्मेशन, स्पेंसर सॉ अ कैथोलिक चर्च फुल ऑफ करप्शन. अच्छा, स्पेंसर ने कैथोलिक चर्च को कैसे देखा? तो शुरू में बताया मैंने कि ही वॉज अ सेक्रेटरी टू द बिशप ऑफ कैंट एंड कैंटरबरी चर्च. कैंटरबरी चर्च, कैंटरबरी उस टाउन का नाम है जो अब कैंट कहलाता है. कैंटरबरी चर्च का बिशप जाहिर है रोमन कैथोलिक, उसका सेक्रेटरी एडमंड स्पेंसर. और एडमंड स्पेंसर ने बहुत करीब से रोमन कैथोलिक्स के करप्शन को देखा. ठीक है. एंड ही डिटरमिन्ड that it was not only the wrong religion but the anti religion. और इस दौरान एडमंड स्पेंसर ने ये
समझा, वो ये समझ गया था अच्छी तरह से कि रोमन कैथोलिसिज्म जो है वो सिर्फ रॉन्ग रिलीजन नहीं है बल्कि एंटी रिलीजन है। यानी सिर्फ वो ऐसा नहीं है कि मजहब में कुछ खराबियां हो जाएं तो रॉन्ग रिलीजन हो जाता है, नहीं, बल्कि वो ईसाइयत के मजहब के बिल्कुल ऑपोजिट जा रहा था रोमन कैथोलिसिज्म। तो जाहिर है कि एडमंड स्पेंसर रोमन कैथोलिक चर्च में रहकर उसकी बुराइयां देख रहा था और उसके अंदर से एक प्रोटेस्टेंट परवान चढ़ रहा था। दिस सेंटिमेंट इज एन इंपॉर्टेंट बैकड्रॉप फॉर द बैटल्स ऑफ द फेरी क्वीन। फेरी क्वीन में जितनी बैटल्स दिखाई गई हैं, जंगें दिखाई गई हैं, उन सब जंगों में एक तरफ रेड क्रॉस नाइट है, दूसरी तरफ मुख्तलिफ नेगेटिव पावर्स हैं, मैं आगे जिक्र करूंगा उनका। तो सारी नेगेटिव पावर्स जो है सिंबल है किसका, रोमन कैथोलिक चर्च का। और रेड क्रॉस नाइट किसका है, हॉलीनेस, ट्रुथ, ठीक है ना, तो हॉलीनेस का। और हॉलीनेस वो मानते हैं प्रोटेस्टेंटिज्म को, ठीक, विच ऑफ्टन रिप्रेजेंट द बैटल्स बिटवीन लंदन एंड रोम। तो एक्चुअली ये जंग प्रोटेस्टेंट्स और रोमन कैथोलिक्स की नहीं थी, ये जंग लंदन और रोम की थी, क्योंकि प्रोटेस्टेंट्स चर्च ऑफ इंग्लैंड को मानते थे जो लंदन में था, और रोमन कैथोलिक्स चर्च ऑफ रोम को मानते थे जो रोम में था। अच्छा अच्छा, करप्शन क्या थी चर्च की, सिंपल, चर्च, रोमन कैथोलिक चर्च चर्च नहीं रहा था बल्कि अड्डा बन गया था करप्ट लोगों का। इतने इबादत गुजार लोग नहीं होते थे चर्च में जितने जितने स्टाफ मेंबर होते थे। वो स्टाफ मेंबर शुरू होते थे जनाब मॉन्क से, सैकड़ों मॉन्क्स एंड नन्स, फिर उससे ऊपर क्लर्क्स, फिर उससे ऊपर क्लर्जीमैन, पार्डनर, पार्सन, समनर, एक लाइन लगी थी भाई लोगों की। ये सब चर्च के खर्चे पर पल रहे थे, बिशप्स, आर्क बिशप्स, एबर्ट्स, और ये सब पल रहे थे चर्च के खर्चे पर। अब चर्च कहाँ से खर्चा उठा सकता है उनका, तो चर्च दायरे के इन्हीं लोगों से कहता था कि लाओ भाई चंदा जमा करके लाओ। और वो चंदा जमा करने का तरीका क्या था, जो पार्डनर होता था वो पार्डन्स बेचा करता था, क्या आपसे गुनाह हो गया आप कन्फेस करें और फिर आपके गुनाह माफ करने की ये रकम है, 10 सोने की अशरफियां दें, अपना गुनाह माफ कराएं। ये पोप ऑफ रोम ने साइन करके दे दिया पार्डन, ये रख लें अपने पास, कब्र में साथ जाएगा आपके, फरिश्ते पढ़ लेंगे कि इसने गुनाह माफ करा लिया था, 10 सोने की अशरफियां देकर छोड़ दो इसको। यार ये रोमन कैथोलिक्स ने बना लिया था अपना शियार। समनर्स लोगों को चर्च की तरफ बुलाते थे, दावत देते थे मजहब की तरफ, और फिर उनको उकसाते थे कि मजहब के लिए काम करो, मजहब के लिए पैसा दो, खर्चा दो। पार्सन्स मुबल्लिग थे, घर घर जाकर चंदा जमा करते थे। ये सारे काम हो रहे थे सिर्फ पैसों के लिए, ताकि चर्च को पाला जा सके, क्योंकि चर्च खुद एक शहर आबाद होता था जिसके अंदर सैकड़ों लोग पल रहे होते थे चर्च के खर्चे पर। तो करप्शन उनकी जरूरत थी। प्रोटेस्टेंट्स ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, तो रोमन कैथोलिक्स यहाँ से भागे कि भाई अब हमारी दाल नहीं गलेगी, क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ खुद प्रोटेस्टेंट थी। ये वो दौर था। अब आइए इसको किस तरह डिपिक्ट किया है एडमंड स्पेंसर ने फेरी क्वीन में, अब देखते हैं। फिर स्ट्रक्चर के ऊपर क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे हम। अच्छा, स्ट्रक्चर बड़ा मजेदार है। दुनिया भर में अगर वन लाइन हो तो लाइन कहलाती है, यानी मिसरा। टू लाइन्स हो तो या तो कपलेट कहलाएगा या वर्स कहलाएगा। टू के बाद 4 लाइन्स का स्टेंजा हो तो क्या कहलाएगा, क्वाट्रेन। फिर 6 लाइन्स का स्टेंजा होता है, क्या कहलाता है, वो कहलाता है सेस्टेट। 8 लाइन्स का स्टेंजा हो तो कहलाता है ऑक्टेव। उसके बाद फिर 14 लाइन्स का स्टेंजा होता है, या 14 लाइन्स की पोम होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, सोनेट। लेकिन एडमंड स्पेंसर ने अजीब तर्ज अमल अपनाया और अपना हर स्टेंजा कितनी लाइंस का रखा, वो बताएगा आपने। फेरी क्वीन में हर स्टेंजा कितनी लाइन का, चेक कर रहा हूं, आप लोग जाग रहे हैं कि सो गए।
नो रिप्लाई। कोई जवाब नहीं दे रहा, सब सो गए लगता है, या शायद इंटरनेट पे चेक कर रहे होंगे जवाब। 9 लाइंस का है, 9 लाइंस का। अजीब बात है ना, स्टेंजा 9 लाइंस का, ना 8 लाइंस का, ना 10 लाइंस का, 9 लाइंस का। इसीलिए एडमंड स्पेंसर की फेरी क्वीन में जो स्टेंजा यूज हुए हैं उनका नाम है स्पेंसिरियन स्टेंजा। और इस पर यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आता है, स्पेंसिरियन स्टेंजा के नाम से क्वेश्चन आता है। ठीक है। अच्छा, इन द फेरी क्वीन स्पेंसर क्रिएट्स एन एलेगरी। द कैरेक्टर्स of his far off fanciful fairyland are meant to have a symbolic meaning in the real world. अब उस फेरी लैंड में जो कैरेक्टर्स हैं रियल वर्ल्ड में एक्चुअली वो सिंबॉलिक मीनिंग रखते हैं अपने। इन बुक्स 1 and 3 द पोएट फॉलोज द जर्नीज ऑफ 2 नाइट्स। एक रेड क्रॉस नाइट है और एक ब्रिटोमार्ट है। अच्छा, कोर्स में हमारे सिर्फ रेड क्रॉस नाइट होता है, बुक 1 है हमारे कोर्स में सिर्फ। पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज में सिलेबस में फेरी क्वीन बुक 1 है सिर्फ। And in doing so examines the two virtues he considers most important to Christian life, holiness and chastity. अब holiness, तकदीस, रेड क्रॉस नाइट जो बनाया गया कैरेक्टर वो हॉलीनेस का कैरेक्टर है। हॉलीनेस क्या चीज है? हॉलीनेस जो है तकदीस, और तकदीस का क्या मतलब है? हाँ, 9 लाइन्स, बिल्कुल सही है, बहुत जल्दी जवाब दिया आपने। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, 9 लाइन्स का एक स्टेंजा, हर स्टेंजा 9 लाइन्स का है। इसे कहते हैं स्पेंसिरियन स्टेंजा, क्योंकि ये सिर्फ स्पेंसर ने ही इस्तेमाल किया। ठीक है मोहम्मद कामरान, अब सुने। रेड क्रॉस नाइट का जो कैरेक्टर है, उसका जो रेड क्रॉस है जो उसकी शील्ड पर बना हुआ है, तो बेसिकली दिस इज अ सिंबल ऑफ हॉलीनेस। ठीक है। और दूसरा जो कैरेक्टर है ब्रिटो मार्ट का, दिस इज चेस्टिटी। चेस्टिटी कहते हैं पाकीजगी को, तो पाकीजगी, ब्रिटो मार्ट का कैरेक्टर पाकीजगी को रिप्रेजेंट करता है। रेड क्रॉस द नाइट ऑफ हॉलीनेस इज मच लाइक द अपोस्टल पीटर। अपोस्टल पीटर कौन है? सेंट पीटर, क्रिश्चियंस मानते हैं उनको, तो उनकी तरह का एक कैरेक्टर बनाया गया है। इन हिज ईगरनेस टू सर्व हिज लॉर्ड, तो जो रेड क्रॉस नाइट है ना, वो बड़ा बेकरार है अपने खुदा, अपने लॉर्ड को सर्व करने के लिए। ही गेट्स हिमसेल्फ इनटू अनफोरसीन ट्रबल, और इसके लिए वो अपने आप को ऐसी ऐसी मुश्किलात में डालने के लिए तैयार है जिसके बारे में कभी उसने सोचा भी नहीं। दैट ही इज नॉट येट वर्चुअस इनफ टू हैंडल, जिनको वो खुद हैंडल करने के काबिल भी नहीं है। ही क्वेस्ट हिज क्वेस्ट इज टू बी यूनाइटेड विद यूना। अच्छा, यूना फीमेल कैरेक्टर है और वो सिंबलाइज करती है किसको? सिग्निफाइज ट्रुथ। अब यहां एक बात है, रेड क्रॉस नाइट हीरो है, यूना हीरोइन है। रेड क्रॉस नाइट होलीनेस है, यूना ट्रुथ है। ठीक है। अब होलीनेस और ट्रुथ जब मिलेंगे तो ताकतवर होंगे। बुक 1 में यही एक मैसेज दिया गया है, हॉलीनेस और ट्रुथ जब जब मिलेंगे ताकतवर होंगे। तो जब जब पूरी स्टोरी में रेड क्रॉस नाइट यूना के साथ रहा, उसकी ताकत में कमी नहीं आई, वो ताकतवर रहा। जब यूना उससे बिछड़ी, अलग हो गई, इधर उधर हो गई, खो गई, तो फिर रेड क्रॉस नाइट की ताकत भी कम हो गई और वो
दुश्मनों के बहकावे में भी आया और दुश्मनों ने उसे नुकसान भी पहुंचाया। इसका मतलब होलीनेस अलोन कैन नॉट गो फार अलोंग द लाइन्स ऑफ वर्च्यू। होलीनेस विथ ट्रुथ इज पावरफुल। तो रेड क्रॉस नाइट इज पावरफुल विद यूना। यूना इज द फीमेल कैरेक्टर। होलीनेस कैन नॉट बी अटेन्ड विदाउट नॉलेज ऑफ क्रिश्चियन ट्रूथ। आगे ना बात, जब तक क्रिश्चियन ट्रूथ को का इल्म नहीं होगा उस वक्त तक होलीनेस हासिल ही नहीं कर सकते आप। इन हिज इमेच्योर स्टेट ही मिस्टेक्स फॉल्सहुड फॉर ट्रूथ बाय फॉलोइंग द डिसीटफुल विच ड्यूसा। ड्यूसा एक चुड़ैल नाम की चीज है, और ड्यूसा जो है बेसिकली वो रिप्रेजेंट करती है द करप्शन ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च। तो फॉल्सहुड को ड्यूसा रिप्रेजेंट करती है, फॉल्सहुड को, झूठ को। अब ट्रुथ का मुकाबला फॉल्सहुड से। अगर ट्रुथ के साथ होलीनेस है तो जाहिर है कि होलीनेस और ट्रुथ मिलकर एक ताकत बन जाते हैं और ड्यूसा को यानी फॉल्सहुड को शिकस्त देते हैं। लेकिन जहां जहां और ड्यूसा इस कोशिश करती है कि रेड क्रॉस नाइट और यूना को सेपरेट करके दोनों को नुकसान पहुंचाए, डिवाइड एंड रूल, है ना। तो उसका तरीका यही है कि वो होलीनेस यानी मीनिंग यही है कि होलीनेस और ट्रूथ जब अलग कर दिए जाएंगे तो फिर दायरे दोनों को नुकसान होगा। और फॉल्सहुड की कोशिश ये होती है कि ट्रूथ और होलीनेस को अलग अलग कर दिया जाए। अब देखो ये सिंबॉलिकली चल रही है पूरी स्टोरी, अगर देखें आपको। हाँ भाई, समझ में आ रही है तो बताओ। He pays for his mistakes with suffering। अच्छा, रेड क्रॉस नाइट ने भुगता अपनी गलतियों को, नुकसान भी उठाया। बट इन द एंड दिस सफरिंग मेक्स वे फॉर हिज रिकवरी इन द हाउस ऑफ होलीनेस। आखिर में वो बुक 1 के एंड में वो पहुंच गया हाउस ऑफ होलीनेस में, और वहां पर उसको फेथ, होप, चैरिटी, 3 चीजों ने मदद की। ये तीनों क्या है? फेथ, ईमान, होप, उम्मीद, चैरिटी, खैरात, है ना। इन 3 चीजों ने उसकी मदद की और हॉलीनेस को यानी रेड क्रॉस नाइट को ताकत मिली और उसने मुकाबला फिर ड्यूसा से किया और उसको शिकस्त दी। विद न्यू फाउंड स्ट्रेंथ एंड द ग्रेस ऑफ गॉड ही इज एबल टू कॉन्कर द ड्रैगन दैट रिप्रेजेंट्स